हेलो एवरीवन। आज है 10 जून और हमारे पास आज 2 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो वैसे आर्टिकल 4 था, लेकिन बाकी का आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे हिसाब से। तो मैं 2 आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज का कोट्स देख लेते हैं। तो आज का कोट्स है, द बेस्ट रिचनेस इज़ द रिचेस्ट ऑफ द सॉइल। सबसे बड़ी अमीरी इंसान की दिल की अमीरी है। इंसान दिल से अमीर होता है। तो वैसे ये बात को बहुत ईजिली तौर पर आप थोड़ा समझेंगे कि आपके पास अभी क्या है। आपके पास अभी आपके पास जो भी है, आपके पास कुछ भी है, ठीक है, जो भी आपके पास है, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। आपके पास जो भी है आप उसको किस तरीके से देखते हैं, वो आपके लिए क्या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाती है? क्या उस चीज़ को आप एक बहुत बड़ी कामयाबी बुन सकते हैं? क्या आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को आप बगैर एक्सक्यूज करे बहाने, जो बनाते लोग, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता, बड़े यूनिवर्सिटी में ना मैं एडमिशन नहीं करा सकता, बहुत एक्सक्यूज़ेस होते हैं लोगों के। लेकिन माय डियर, ऐसी बात नहीं है। इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है कि जिनके पास संसाधन बिल्कुल ना के बराबर था, उनके पास सीमा बिल्कुल सीमित थी, हर चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड थी, लेकिन उन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ को, एक्सक्यूज़ेस को बाय बाय किया और जो भी रिसोर्सेज था उसको अपना पावर बनाया। और वो रिसोर्सेज को जब आप पावर बनाना सीख जाएंगे, जब आपके पास जो कुछ भी है आप उसको बड़ा बनाना, बड़ा जानना, बड़ा सोचना अगर आप सीख जाएंगे, तो फिर आपके दिल में जानते हो क्या ख्याल आएगा? आपके दिल में ये ख्याल आएगा, द बेस्ट रिचनेस इज़ द रिचेस्ट ऑफ द सॉइल। इंसान की सबसे बड़ी अमीरी इंसान के अंदर है, इंसान के आत्मा, इंसान के दिल के अंदर है। अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सक्यूज करने के बहाने हटाओ और आज से ये अहद करो, अपने आप से ये वादा करो कि आपके पास जो भी है, जैसा भी है, वो आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए कोई एक्सक्यूज़ बनने वाला नहीं है। आपको जो चाहिए आप उसको हासिल करके रहेंगे, ठीक है। तो ये दिल की अमीरी है। आप अपने दिल को अमीर बनाएं, ठीक है, एक्सक्यूजेस छोड़ें। तो आज का आर्टिकल जीएस पेपर 1 में काम आएगा, द ऑटोनॉमी ऑफ द एंटी ब्लैक रेसिज्म। ये ब्लैक के ऊपर और नस्ल भेदभाव के ऊपर ये डिटेल से कोशिश करेंगे हम आर्टिकल डिस्कस करें। वैसे नोट्स बहुत कम है इसमें, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे और ये कवर करेगा सोशल एम्पावरमेंट। तो सबसे पहली बात, हमने देखा अभी एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड, इसके साथ क्या हुआ। ये व्यक्ति अमेरिका का रहने वाला था और इस व्यक्ति को किसी पुलिस वाले ने इसको पकड़ करके इसकी गर्दन के ऊपर तकरीबन 7 मिनट तक घुटना रख करके, और वो कह रहा था कि आई कांट ब्रीथिंग, लीव मी, छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को, जो कि ब्लैक था, उनकी एक ना सुनी और कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। और ये वीडियो वायरल हो गया अमेरिका में, और फिर सामने क्या है वो सब जानते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक मूवमेंट चल गई है अमेरिका में। सारे लोग फिर से, जो कि जो जड़ों के अंदर जो बीज जो समाया हुआ था ज़मीन के अंदर, जो दिख नहीं रहा था, अब सारे लोगों के अंदर वो गुस्सा, वो कह लें कि ब्लैक के लिव्स मैटर के प्रति जो है लोग जो है बिल्कुल हार्डली जो है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट बहुत ही जो है पूरे अमेरिका को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर चुका है। तो सवाल ये है कि ये है क्या, मतलब ब्लैक, ये नस्ली भेदभाव, ये चीज़ें इंसान के
चीज़ इंसान के अंदर पैदा कहाँ से होती है। तो वैसे हम इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए ये चीज़ें होती क्या है कि जब आप एक कम्युनिटी को दबा करके आते हैं, एक कम्युनिटी को आप दबाते आते हैं, ठीक है, और आप अपने अपनी नस्लों को भी, आने वाले पीढ़ी को भी आप बताते हैं, ठीक है, आप उस कम्युनिटी के बारे में कि ये हम सुपेरियर है और ये बिल्कुल हमारे बीच बिल्कुल गुलाम है, हमारे लिए करने का हम हमारे गुलामी करने वाले हैं। आप इस तरीके का सोसाइटी में मेंटेलिटी डेवलपमेंट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर जो भी जो प्रेजेंट है, आप जो भेदभाव, चाहे हमारे इंडिया की बात कर ले, चाहे फिर दुनिया की कहीं की बात कर ले, जैसे कि अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, तो इसका इतिहास ये है, इसके इतिहास के गर्भ में आप जाएंगे तो ये पता चलेगा कि एक वक्त था कि जब इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को दबा करके बिल्कुल गिरा करके रखा गया, और ये चीज़ें एक सोसाइटी का पार्ट बन गई। और फिर धीरे धीरे इसी के साथ लोग बड़े हुए और अपने को जो है वाइट सुप्रीमेसी जो है सोसाइटी को एक मोड़, एक उग्र रूप के ऊपर लेके चली गई। और ब्लैक जब ये प्रोग्रेस किए, इन्होंने जब दुनिया में तब्दीलियां आई, जब दुनिया बदला, तो फिर अब ये बिल्कुल एक बड़ा प्रोटेस्ट के रूप में हम सामने देख सकते हैं। तो देखिए सिविल वार स्लेवरी के ऊपर जो अमेरिका में सबसे पहले 1865 में शायद हुआ था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सिविल वार जो अमेरिका का शुरू हुआ था, क्या मैटर क्या था। अमेरिका का जो नॉर्थ प्रोविंस था वो ब्लैक को जो है यूज करना चाहता था, बिल्कुल गुलाम की तरह उसको ट्रीट करना चाहता था। और जो साउथ इलाका था, ठीक है, साउथ वाले चाहते थे कि ब्लैक को बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट ना किया जाए, ब्लैक को भी उसको इक्वालिटी ऑफ राइट्स मिले, उसको भी उसके काम का, उसके डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी की जाए। तो ये साउथ और नॉर्थ का दोनों का जो आइडियोलॉजी था ब्लैक को लेकर, यानी कि जो वहाँ की आबादी, ये ब्लैक की आबादी आई कहाँ से, आपने पढ़ा होगा कि इन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, इन लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह स्लेवरी के रूप में बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। तो देखिए नॉर्थ और साउथ ये दो जो ग्रुप में जो उस वक्त जो बटा हुआ था सिविल वार के वक्त, अमेरिका सिविल वार 1865 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हालत क्या था कि एक नॉर्थ कह रहे कि उनको ब्लैक लोगों को राइट्स नहीं देना है, लेकिन साउथ वाले राइट्स देना चाह रहे थे। तो अब इन दोनों के बीच में चीज़ें इतना कॉम्प्लेक्स हो गई, तो फिर एक बहुत ही गंदा कह लें कि अगली सिविल वार देखने को मिला अमेरिका में, ठीक है। और ये सिविल वार ये ब्लैक के ही मैटर पर ये था, जो स्लेवरी से उस वक्त जो है देखा जाता था जोड़कर। तो ये चीज़ें थी। तो ये स्लेवरी मतलब एक कम्युनिटी जो थी वो स्लेवरी को एबॉलिश करना चाह रही थी, और एक जो है इसको बरकरार रखना चाह रही थी, शोषण करना चाह रही थी। तो सिविल वार का यही वजह था। इतिहास के घर में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा। तो सिविल राइट मूवमेंट चला, डिग्निटी, इक्वालिटी, सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव ब्लैक के प्रति, स्लेवरी जो थी उसको एबॉलिश करने के बाद जो दिमागों के अंदर, लोगों के जो मस्तिष्क के अंदर जो चीज़ें एक बार समा जाती है, पिरो दी जाती है, तो फिर बहुत ही आसानी से वो जाने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिविल राइट्स कंसर्न जो आप अधिकार की तो बात होनी शुरू हो गई, मूवमेंट हुआ, डिग्निटी, इक्वालिटी, समानता, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सब दूर करने की बातें चलने लगी, और फिर जो है कई सारा मूवमेंट हुआ। लेकिन जो लोगों के जो जड़ों के अंदर जो चीज़ें समाई हुई थी वो चीज़ें बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं निकलती। तो सवाल क्या है कि लोग अगर भेदभाव करते हैं तो पहले ये गौर करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि आखिर किस चीज़ से आप भेद करते हैं। सपोज डेट अगर किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, किसी का बॉडी कलर जो है डार्क है, या फिर उसका शेप, उसका नाक, उसका आँख, उसका होठ अगर कुछ जो है और लोगों से डिफरेंट है, तो ये तय कौन करता है कि वो उसके साथ जो है किसी तरह का भेदभाव किया जाए। ये बायोलॉजिकल फीचर है। किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति को अगर इस तरीके से बॉडी फीचर अगर है तो ये उसकी बायोलॉजिकल फीचर है। आप किसी भी व्यक्ति को
ये तय करने का अधिकार आपको किसने दे दिया कि इस फीचर के वाले व्यक्ति के साथ आप भेदभाव करेंगे और इस फीचर के वाले व्यक्ति के साथ जो है आप भेदभाव नहीं करेंगे। ये अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को दिया किसने है? किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है, किसी की नाक चपटी है, किसी का नाक खड़ा है, किसी की आँख काली है, किसी की आँख भूरा है, किसी का वाइट है, किसी की होंठ मोटा है, किसी का काला है। तो ये तय करने का अधिकार किसी व्यक्ति को किसने दे दिया कि इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाए? नस्ली भेदभाव ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड लाने का ये अधिकार सोसाइटी में किसी व्यक्ति को क्यों कर किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए दिया जा सकता है? हालांकि ये बायोलॉजिकल फीचर है, किसी व्यक्ति को ये चॉइस नहीं होता, हमारी चॉइस नहीं होती है कि आप किस तरीके के फीचर के साथ जन्म लेते हैं। ये आपके बस की बात नहीं होती है, ये सोसाइटी की बस की बात नहीं होती है, ये किसी डॉक्टर की बस की बात नहीं होती है। तो इसका डिस्क्रिमिनेट और इसका रंग भेद और इसका जो है डिस्क्रिमिनेट करने के फीचर पैदा करने वाला फिर होता कौन है? ठीक है, तो 1930 में ये डेमोन्स्ट्रेट करके साइंटिफिकली ये बताया गया कि ये फीचर जितने भी बायोलॉजिकल फीचर है और ये चीज़ें किसी इंसान के कंट्रोल, किसी के बस की बात नहीं है। और इसको काफ़ी प्रोपगेट किया गया था, इस चीज़ को काफ़ी विस्तार से लोगों को बताया गया, समझाया गया। लेकिन ये मूवमेंट देखिए, होता यही है कि एक बात, आप जब जड़ों के अंदर कोई बुराई फैल जाती है तो आप उसके बारे में कितना भी अवेयरनेस, कितना भी डिटेल्स, कितना भी प्रोपगेट कर ले, उसके बारे में बहुत कुछ बताएं, समझाएं, लेकिन लोगों के जो दिमागों के अंदर जो एक बार ये सब चीज़ें चली जाती है तो बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं निकलती। तो डेमोन्स्ट्रेट करके ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक फीचर, जो टेम्परामेंट डेवलपमेंट जब हमारा हो रहा था तो ये सब के बारे में बहुत ही जो है ये प्रोपगेट किया गया, लेकिन फिर भी ये नहीं किया गया, नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सादा है तो सुप्रीमेसी उसकी कैसी हो गई? ठीक है, तो ये माइंड सेट, ये पहले से जो चला आ रहा है, ये माइंड सेट जो आज भी लोगों के अंदर जो है, वैसे बहुत थोड़े लोग हैं सोसाइटी में अभी भी कि जो काफ़ी जो है क्राइम को इवोक करती है और जो है पूरे अच्छे लोगों को परेशान करती है। इस श्योर कि देखिए, अगर सारे लोग अगर ऐसे होते तो इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलती, सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल कुछ ही लोग हैं अभी भी सोसाइटी में कि जो सारे लोगों को जो है इस तरीके का जो है सिचुएशन बना देता है। जैसे कि वो पुलिस ऑफिसर की बात कर ले, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में उसको ये बात नहीं सिखाया गया था कि आप जो है किसी की व्यक्ति के साथ जो है नस्ली भेदभाव करेंगे। लेकिन दरअसल बात ये था कि ये उनके पूर्वज से, उनके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज़ें जो है घर करी हुई थी और ये चीज़ें जो है जो देखने को मिली वो सिचुएशन पर वो चीज़ें हमको सबके सामने आई। तो एक सुप्रीमेसी जो है अपने आप को जो है एक बहुत ज़्यादा ऊपर तक उठा करके लेके जाना, फिर उसके बाद बहुत इस तरीके से लेके जाना कि फिर एक व्यक्ति को, एक कास्ट को, एक ग्रुप को आप इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर दे कि जैसा कि हमने 1945 में नाजी जर्मनी की स्थिति देखी थी। क्या था कि एक कम्युनिटी को किस तरीके से बिल्कुल आइसोलेटेड करके उनको नरसंहार किया। तकरीबन 60 लाख यहूदी की कत्ल कर दी गई नाजी जर्मनी के द्वारा। तो ये क्या था? ये सुप्रीमेसी थी कि खुद को बिल्कुल सुप्रीम समझना और नेक्स्ट लेवल जो कास्ट और किसी भी तरीके से आप जो है उसके साथ भेदभाव कर रहे हो तो उसको इतना ज़्यादा गिरा करके, आइसोलेट करके आप उसके साथ अत्याचार करना, ये चीज़ किसी व्यक्ति को बहुत ही नीचे लेवल तक, बहुत ही इंतहाई दर्जे तक जो है कह ले कि एक सोसाइटी को, एक कंट्री को बहुत ही बड़ा आहत पहुंचाती है, जो कि हमने 1945 में देखा और क्या स्थिति दुनिया की बनी हुई थी। तो अब से ये सब कुछ हम नहीं झेल सकते। और जैसा कि दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, इनोवेशन आ रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ रहा है, और ये सब चीज़ें होने के बावजूद आज भी, आज के वक्त में भी, जबकि हम जो है जीन एडिटिंग की बात करते हैं और जो है कितना हमारा सोसाइटी, आज हमारी दुनिया इतना प्रोग्रेस है, उसके बावजूद ब्लैक रेसेज में नस्ली भेदभाव, काला गोरा, मोटा नाटा चपटा, ये सब पर अगर आज भी अगर हम भेदभाव अगर करते रहेंगे तो पता चला कि फिर एक अच्छा वेलफेयर सोसाइटी हमारी बनने से फिर रही। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जो है एबॉलिश करने की ज़रूरत है और दिलो दिमाग से मिटाने की ज़रूरत है, सिलेबस में लाने की ज़रूरत है। बच्चों को जो नफ़रतें जो फैलाई गई है, जो आदिम ज़माने से, इस नफ़रतों को मिटाने की ज़रूरत है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम
बड़ों लोग का है। 3 लोग ये काम कर सकते हैं। ये फीचर को चाहे तो 50 साल के अंदर ये फीचर को ख़त्म किया जा सकता है, अगर ये 3 लोग अगर अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं तो। पहला तो पेरेंट्स उनको शुरू से ही वो उनको बताया जाए कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, कोई कास्ट, कोई बड़ा ऊंचा नीचा छोटा, कोई काला कोई सफ़ेद, कोई कोई किसी से बड़ा नहीं होता, सब इक्वल है, सब बराबर है और सबके पास वही कैपेसिटी है जो आपके पास है। तो ये पेरेंट्स सिखाए बच्चों को, अपने इनिशियल स्टेज में बताए। और दूसरा टीचर्स, ठीक है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीचर उस माइंड सेट को जो गलत जो विचारधारा, जो हिस्ट्री, जो फिर ये सब चीज़ें जो है उसको सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि उनके दिलो दिमाग में किसी भी कास्ट, किसी भी व्यक्ति के विशेष को लेकर जो है उसके दिलो दिमाग में नफरत और कोई इस तरह की चीज़ें पैदा ना हो। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए सोसाइटी की है। सोसाइटी अगर ये काम करे, किसी को देखिए अलग दिखना, मतलब सोसाइटी में क्या होता है, कोई व्यक्ति को अलग तरीके से ट्रीट करने लगा जाता है। सपोज डेट कोई व्यक्ति जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करता है, यानी कि जो है बंदगी जो है सफाई कर्मचारी है, तो अब लोग उसके साथ बैठना, खाना पीना, उठना या फिर उसके साथ रिलेशन बनाना जो है इस तरीके की जो लोगों के अंदर जो स्वभाव बन जाता है कि ये जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा है, यानी कि जो सफाई कर्मचारी या फिर जो कुछ भी वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से सोसाइटी ये इवोक करती है, इसको प्रोपगेट करती है। तो सोसाइटी ऐसा होना चाहिए कि इस चीज़ को बिल्कुल ईजी ले, एक काम की तरह देखे किसी व्यक्ति को, कि उसके साथ जोड़ करके ना देखे, बल्कि ये देखें कि ये हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ जो है बिल्कुल इसका डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। तो ये 3 लोग चाहे तो इस चीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। अगले 50 साल में ये चीज़ें जो है हमारे दुनिया से जो है सफाया हो सकता है, अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट अगर अच्छा से कर दिया जाए तो वैसे आर्टिकल में ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ फीचर इसमें डालने का कोशिश किया और आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अब दूसरा हमारा टॉपिक है, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो देखिए, आप सारे लोग सोचते होंगे कि कोविड-19 की वजह से 2-3 महीना से लॉकडाउन है और क्लाइमेट पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ओजोन लेयर रिपेयर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग डाउन हो रहा है, जो है कार्बन एमिशन कम हो रहा है। तो देखिए, 2-3 महीना लॉकडाउन रहने से और ये सब चीज़ें बंद रहने से इतना भी खुशी की बात नहीं है कि हमारा जो है क्लाइमेट चेंज का सारा इशू सॉल्व हो गया। देखिए, समस्या अभी भी है। अभी जो कोविड-19 के बाद जो हमारी इकोनॉमी जब दुनिया की जो खुल रही है, जो खुलेगी आगे चल कर के पूरा, जब फुल प्लेजर होगी तो फिर से स्थिति वैसे ही बनने वाली है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनने वाली है। ये 2-3 महीना के लॉकडाउन के भरोसे हम ऐसा ना सोच ले कि पूरा दुनिया बिल्कुल जो है नीट और क्लीन हो गया, ठीक है। तो ये दिलो दिमाग से ही चीज़ निकाल लीजिए। अभी भी हमारे पास वो चैलेंजेस बने हुए हैं जो पहले वो चैलेंजेस थे। 1.5 डिग्री हमारी टेम्परेचर जो है अभी हो चुकी है पृथ्वी की। अगर इससे ज़्यादा होती है तो हमारा ग्लेशियर मेल्ट होगा और फिर जो है समुद्र का जो है सी लेवल हाई होगा और फिर वही खतरा होगा कि कई सारे देशें जो साहिल पर है वो सब डूब जाएगी। तो समस्या यही है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये एमिशन जो है वातावरण को जो है हीट करती है और फिर इसके वजह से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री है इससे ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है कि 2030 तक बहुत मुमकिन है कि ये टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कंसर्न है क्लाइमेट चेंज का। तो देखिए, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसको हल्का में नहीं ले सकते, ठीक है। आप लॉकडाउन के भरोसे ये हम हल्का में इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, हमने जैसे कि पीछे से अगर देखा जाए तो देखिए कि पहले हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या थी और अब हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है। 18,000 साल पहले अगर बात करें तो तकरीबन 200 पार्ट्स पर मिलियन जो है कार्बन एमिशन हुआ करता था। 200 पार्ट्स पर मिलियन कोई नाप है, ठीक है। और 2018 की अगर बात करें तो 407 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो अगर इसको ऐसे दिया जाए, मतलब टन किलोज में अगर देखा जाए तो 1800, देखिए मतलब ये तो बताया गया, मतलब 18 बहुत
मतलब एंशियंट आपको लेकर के बताया जा रहा है कि 18,000 साल पहले 200 पार्ट्स पर मिलियन जो है कार्बन एमिशन हुआ करता था। उस वक्त पृथ्वी हमारी ठंडी थी और बहुत ही कह नहीं सकते मतलब उस वक्त का दौर के उस वक्त का दुनिया क्या होगा। लेकिन 2008 में 407 पार्ट्स पर मिलियन जो है ये हो चुकी है। और फिर ये स्थिति जो हुई है तो हमारे सामने दुनिया का क्या हालत है ये सब कुछ जग जाहिर है। ठीक है, तो 1850 जबकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति जब आई, तो तभी से हमारा जो है पृथ्वी जो है बहुत तेज़ी से गर्म होना और जो है रिसोर्सेज को बहुत बेतुका ढंग से जो है संसाधनों को धोना शुरू हुआ 1850 में। 1850 ही ये इनिशियल शुरुआती स्टेज था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था। 0.2 बिलियन, उस वक्त भी उतना नहीं था, 0.2 बिलियन टन जो है एनुअली जो है कार्बन एमिशन उस वक्त हुआ करता था। और 2018 तक हम पहुंच गए 36 बिलियन टन। समझ रहे हो आप, 36 बिलियन टन अभी तक हम जो है पहुंच गए। और फिर आगे कहां तक पहुंचने वाले हैं नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से नुकसान क्या है, मतलब ये सब होगा फिर आगे क्या होगा, आगे किस लेवल पर हम पहुँच जाएंगे। तो आगे का लेवल देखिए यह है कि वेदर देखिए, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड, ये सब जो है हमारा जो भी क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है ये सब जो है तितर बितर हो जाएगा। बिल्कुल जो है इनका टाइम जो लिमिटेड होता है, जो सब सुनिश्चित होता है वो सब बिगड़ जाएगा। जैसे कि क्या हो सकता है कि एक्सट्रीम वेदर हो सकता है। जैसे कि ठंडी है तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी, अगर गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी। ठीक है, सूखा कंटिन्यूस पड़ सकता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से सूखा पड़ रही है। और भूजल स्तर, पानी किस तरीके से नीचे चला जा रहा है और जो है पानी की समस्या होती चली जा रही है। ठीक है, हरिकेन्स, ठीक है, जलजले आना, हीट वेव जान रहे हो ना, हीट वेव 2003 में कितना जो है एक सीरियस कंडीशन पैदा किया था। यूरोपियन यूनियन में तकरीबन 70,000 लोग जो है हीट वेव से जो है मौत के शिकार हो गए थे। ठीक है, तो सिर्फ देखिए अभी जो दुनिया की जो नज़र है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। तो देखिए 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, इसके लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत थी जो कि नहीं उठाया जाता है। और जैसा कि इसका एग्जाम्पल नमूना देख लीजिए, आने का नतीजा देखिए कि 2003 में यूरोपियन हीट वेव आया था जिसमें तकरीबन जो है 70,000 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मौत के शिकार हुए थे। अमेज़न फॉरेस्ट में जो आग लगी थी ब्राज़ील में, देखा था हमने, कई सारे जो कंट्री को कवर करती है अमेज़न फॉरेस्ट, जो दुनिया का लंग्स कहा जाता है कि जहाँ से जो है बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है ऑक्सीजन जो है पूरी दुनिया को जो है प्रदान करती है। वो अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगा और फिर हर 1 घंटा में इतना सारा पेड़ जल रहा था जितना कि एक फुटबॉल ग्राउंड होता है। 1 घंटा में इतना सारा पेड़ जल रहा था जितना बड़ा कि फुटबॉल ग्राउंड होता है। समझ रहे बात। तो ये स्थिति दुनिया की बनी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुआ, कई सारे जो है जानवरों की क्या स्थिति जो है हमने देखा, किस तरीके से जानवर, मतलब कह लें कि ये सब क्या है, वजह है ये क्लाइमेट चेंज का, ये सब ट्रेलर है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रहा है, अभी गर्मी इतनी शदीद बढ़ी हुई है, देख रहे हो गर्मी कितना ज़्यादा है। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज। इतनी गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी, मतलब कुछ ना गड़बड़ है चल रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये सब चीज़ें हम जो महसूस कर रहे हैं। तो अब देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने वार्निंग किया है भारत को। देखिए पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा, हमारे शहरों में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट करती है, पर्यावरण के बारे में जो है असेस करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इन्होंने भारत को वार्निंग किया कि देखिए आपका टेम्परेचर 4 डिग्री जो है ऑलमोस्ट सभी राज्यों का बढ़ने वाला है। जैसे कि वैसे भी हमारा टेम्परेचर अभी जो बढ़ा हुआ है 4 डिग्री और ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में हमारी। इसका वजह यह है कार्बन एमिशन, जो हम कार्बन एमिशन कर रहे, जो कार्बन एमिशन हमारा जो हो रहा है, इसके वजह से हमारे देश की टेम्परेचर 4 डिग्री आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये कंसर्न था भारत के लिए। तो देखिए क्या स्थिति है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि लॉकडाउन होकर के सब कुछ ठीक हो गया। तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और 2010 में हमने देखा था कि 35 डिग्री हमारा टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट हुआ था। और ऐसा लगता है मुझे, अगर अभी टेम्परेचर देखा जाए तो 35 से कम नहीं होगा। मतलब जिस तरीके की हालात अभी देखने को मिल रही है, कई सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो 5 डेज़ जो है उस वक्त रहा, इसका डेज़ बढ़ जाएगा 2050 तक। ये 15 से 42 दिन तक हो सकता है टेम्परेचर, बहुत एवरेज सभी डिस्ट्रिक्ट की बढ़ जाएगी अगर ये हालत रहा। अगर इसको जल्दी से देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया गया था सबसे पहले। ठीक है,
1990 में जो है इसके लिए जो है सारे देश जो है दुनिया भर के देश इस कंसर्न को सामने लेकर के आए कि जो है दुनिया को बचाना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो ये सब चीज़ें जो कमिटमेंट किया गया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या था कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। इंडस्ट्रियल लेवल के पहले जो इंडस्ट्रियल जो इरा था उस वक्त क्या पृथ्वी की जो कंडीशन थी उस स्थिति के ऊपर लेकर के आना है। तो ये सब कंसर्न था, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। प्री इंडस्ट्रियल इरा में जो भी दुनिया की हालत थी उस हालत पर फिर से लेकर के आना है। तो इसके लिए देखिए अभी क्या है, $500 बिलियन जो है इस पर खर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन $500 बिलियन भी अभी जो है कंट्री जो है नहीं कर पाती है और इसको सपोर्ट नहीं करती है। जो भी पुअरर कंट्री है उनको सपोर्ट नहीं करती है और आए दिन जो है एमिशन बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कोई भी इसके ऊपर जो भी डील होता है ये होती है, बस बातें होती है, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। 2035 तक जो अभी $500 बिलियन खर्च करके आप कर सकते हैं, आने वाले टाइम 2035 तक आपको 2.4 ट्रिलियन करना पड़ जाएगा, जो कि फिर और ज़्यादा आपके लिए चुनौती बन जाएगी, जो कि विल पावर चाहिए ऐसा करने के लिए। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2019 में आपने किया था, 100 बिलियन एड देने की बात की थी उन पुअरर कंट्री की कि जिनका एमिशन जो है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का फ़ायदा नहीं उठा पाए, वो उनके लिए था कि आप जो है कम एमिशन कीजिए, आपको 100 बिलियन का एड दिया जाएगा। लेकिन ये एड भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया और ये फिर जो है स्थिति को देख सकते हैं कि हर कोई देश चाहता है वो डेवलप्ड कंट्री बने और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा है संशोधन का, रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइज करना चाहता है, संशोधन करना चाहता है, जैसे उसकी मर्जी वैसा करना चाहता है। तो इससे हमारे दुनिया की जो है टेम्परेचर बढ़ेगी ही और जो विल पावर जो बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्री जिसकी जैसी होनी चाहिए वैसा देखने को नहीं मिलता। सिर्फ बातचीत होती है लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं ले जाता। कंक्लूजन ये है कि देखिए जो भी हो, आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा हर हालत में, किसी भी कंडीशन में करना पड़ेगा। और फिर जो है आपको प्लान बनाना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्लेनेट बनाना पड़ेगा, जो कि आने वाले फ्यूचर जो है सारे लोगों को हम दे पाएँ, ऐसी प्लानेट हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको इंसाफ करना पड़ेगा अपने आप से, अपने आने वाले फ्यूचर से, पर्यावरण से और हमारे इकोलॉजी से। ये इंसाफ करने की ज़रूरत है। अगर ये इंसाफ नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें जो है जो अभी नॉर्मल है आगे चल के नॉर्मल नहीं रहेगा। तो देखिए 2 और आर्टिकल था लेकिन इसको मैंने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन इसको मैं आपको बता दूँ। रॉन्ग प्रायोरिटीज़, ये क्या था कि देखिए अभी लॉकडाउन जो है कई सारे धार्मिक प्लेस जो है खोला जा रहा है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है। बहुत सारा जो है केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो सकता है, जैसे कभी केसेस बढ़ रहा हो, ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है जब जो है रिलीजियस प्लेसेस खुलेगी, गैदरिंग होगी और फिर मास्क और वगैरह जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर ट्रिगर हो जाएगा। तो ये कहना है, तो इसके बारे में जब फिर कई सारे रिलीजियस प्लेस ऐसे भी उनका कहना है कि भले गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया हो लेकिन फिर भी मैं क्लोज रखने वाला हूँ। तो कई सारे रिलीजियस प्लेस का मतलब ये कंसर्न है। तो देखिए ये फिर क्या प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, तो ये तो फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। चलिए आप ही बताइए, क्या ये कदम सही है रिलीजियस प्लेस को खोलना और सोशल गैदरिंग, ये फिर इस तरीके से ये सब चीज़ें, पूजा स्थल के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्रॉसिंग द लाइन, तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा कि केजरीवाल जो वहाँ के सीएम, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी फैसिलिटीज़ का जो होगा हॉस्पिटल के लिए ये दिल्ली वासियों के लिए दिया जाएगा। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए ये भी नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं, जो सारे लोगों के लिए फैसिलिटी, ये राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल नंबर 21 है, इसके खिलाफ है, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात था। ठीक है, तो आई होप ये सब आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और ये दूसरों के लिए भी शेयर कीजिए। थैंक यू।